तो हमने लास्ट क्लास में जैसे एपीजीपी की इनइक्वालिटी में डिस्कस करा था कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, राइट। इसी Yes. तरह से मैं तीनों की बात करूं, एएम, चलो जल्दी से एक बार बता दो, अर्थमेटिक मीन क्या होता था, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था और हार्मोनिक मीन, तीनों बता दो। तो बताएगा अर्थमेटिक मीन सबसे पहले क्या होता था? बोलो भाई, अर्थमेटिक मीन क्या होता था, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था और हार्मोनिक मीन क्या होता था? अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स के बीच में, लेट्स से नंबर्स हैं ए और बी, तो ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन लिखना है तो कैसे लिखते थे, ए प्लस बी बाय 2 लिखते थे, राइट। कोई बताएगा ज्योमेट्रिक मीन क्या लिखते थे? दो नंबर्स के बीच में अगर लिखना है ज्योमेट्रिक मीन भाई, Under root AB. अंडर रूट ए बी, वेरी गुड। और हार्मोनिक मीन 2ab डिवाइड बाय a प्लस बी, याद है? 2ab डिवाइड बाय a प्लस बी। अब अगर मेरे को लाइक इन तीनों में एक रिलेशन बनाना है लेट्स से, तो सबसे पहले नोटिस करो कि अगर मैं अर्थमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अर्थमेटिक मीन को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया हार्मोनिक मीन से, तो क्या आएगा, a प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। ये दोनों कट गए, तो उसे 2 कट गया, क्या आ गया, ab। अच्छा, जो ab है वो ज्योमेट्रिक मीन का एक तरह से स्क्वायर है, राइट। Yes, sir. तो हम कह सकते हैं कि भाई अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा, शॉर्ट में कभी कभी क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन के लिए h लिख देते हैं और ज्योमेट्रिक मीन के लिए सिर्फ g लिख देते हैं, g स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है सभी को? Yes, sir. दूसरी चीज मैंने बोली थी कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। इसी तरह से एक और इनइक्वालिटी है, क्या, ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हार्मोनिक मीन से। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा और इक्वल होता है, या और ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो हार्मोनिक मीन से बड़ा और इक्वल होता है। तो ये इनइक्वालिटी भी याद रखनी है। क्लियर है सभी को? Yes. का एक स्पेशल अगर मैं केस बोलूं कि a इक्वल टू g इक्वल टू h, मतलब तीनों आपस में कब इक्वल होंगे, तीनों आपस में कब इक्वल होंगे, if a और b इक्वल हो जाए, है ना भाई। अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो है जिसके बीच में आप अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन निकाल रहे हो, अगर वो दोनों नंबर्स ही इक्वल है, तो उस केस में तीनों हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? Yes, sir. अब इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से आ गया सभी के पास बेटा पेपर पेन है सॉल्व करने के लिए? Yes, sir. अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स के बीच में, बिटवीन, Sir, previous slide करना. प्रीवियस स्लाइड को बेटा, Done, sir. डन, Yes, sir. ठीक है। लिख लिया बेटा? Yes, sir. क्वेश्चन बोलो। Yes, sir. हाँ बेटा, आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, लेट्स से between two numbers are, दिए हमें क्या, 27 एंड, अच्छा ज्योमेट्रिक मीन की जगह हार्मोनिक मीन कर लो, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 27 एंड 12 फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। तो बहुत सिंपल हो गया, अभी हमने रिलेशन पढ़ा था, क्या रिलेशन था कि अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। तो 27 इंटू 12 आपको रखना है ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के, क्या आएगा ज्योमेट्रिक मीन, बता दो कोई, सॉल्व करके क्या आएगा भाई। 27 स्क्वायर तो नहीं होता, तो ऐसे लिखते हैं 9 इंटू 3, और 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है। तो 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, एक 3 और 4 का हो जाएगा 2, तो क्या आ गया ज्योमेट्रिक मीन 18। ठीक है? Yes. तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेट्स से इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स
टू कौन से नंबर? पॉजिटिव नंबर्स। टू पॉजिटिव नंबर्स एक्सीड्स, मतलब ज्यादा है, एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, और बोल दिया बाय टू, मतलब अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है, और जो 2 नंबर्स हम ले रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव है। एंड ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड्स हार्मोनिक मीन बाय 8/5। जो हार्मोनिक मीन है उससे ज्योमेट्रिक मीन कितना ज्यादा है? 8/5 ज्यादा है। आपको बताने हैं फाइंड नंबर्स, नंबर्स बताने वो क्या होंगे। तो पहले रिलेशन लिख लो, क्या लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया। और एक दूसरा आपने रिलेशन बोला कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से कितना ज्यादा है? 8/5 ज्यादा है। क्लियर है? Yes, sir. दो हमारी इक्वेशन बन गई। और एक इक्वेशन हमें पता ही है पहले से, क्या थी? कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन होता है, राइट? तो 3 इक्वेशन हमने बना दी। थर्ड हमें फॉर्मूला पता ही है, और 2 हमें दी हुई कंडीशन, और हमें अब नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे स्टार्ट करें, क्या करें? फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल दें? अर्थमेटिक मीन की निकली पड़ी है, और हार्मोनिक मीन की वैल्यू हम निकाल दें इससे, सेकंड वाली इक्वेशन से। बताओ। Yes, sir. एक काम करते हैं, अर्थमेटिक मीन की जगह तो हम लिख देते हैं GM प्लस 2। ठीक है, और हार्मोनिक मीन की यहां से वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी? GM माइनस 8/5। क्लियर है? Yes. Yes, sir. माइनस 8/5। अच्छा, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? ओपन कर दो, GM का स्क्वायर माइनस कितना आएगा? पहले प्लस का आएगा 2GM, माइनस का आएगा 8/5 GM, और माइनस का 16/5 है ना, ये दोनों तो कट गए। तो क्या आ गया? सॉल्व करो इसे, क्या आएगा? 16/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 8 करोगे 2 आएगा, 2/5 GM है ना। ये कट के 8 आ गया, और 5 से 5 कट गया, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया भाई? 8 आ गया। अच्छा, हमें तो नंबर्स निकालने, तो ज्योमेट्रिक मीन अगर 8 है तो इसका मतलब रूट ए भी हमारा 8 है ना, ये क्लियर है? रूट ए Yes, आ गया, 8 आ गया। तो रूट ए भी अगर 8 है तो ए बी की वैल्यू 64 आ गई, मतलब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया 64। अब आगे क्या करें? अच्छा, अगर ए बी की वैल्यू पता लग गई या GM की वैल्यू पता लग गई है 8, तो अर्थमेटिक मीन कितना होगा? अर्थमेटिक मीन बोला था उससे 2 ज्यादा है ज्योमेट्रिक मीन से, तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होगी कितनी? 8 + 2 कितना हो गया? 10। और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? A + B/2, यही होता था ना। A + B आपका कितना आ गया? 20 आ गया। क्लियर है? yes, sir. ओके, तो A + B की वैल्यू 20 है, और ए बी कितना है? 64। तो यहां से क्वाड्रिक बन जाएगा, मतलब A की वैल्यू निकालकर ए बी में पुट करोगे तो एक क्वाड्रिक बन जाएगी ना। क्लियर है? 20 - B अगर यहाँ रख देते हो तो क्या आएगा? 20 - B टाइम्स B इक्वल टू 64। तो क्या आ गया? 20B माइनस का B स्क्वायर इक्वल टू 64। तो B स्क्वायर माइनस का 20B सबको राइट साइड पे ले गया, इक्वल टू 0। कोई बताएगा इसकी जल्दी से मिडल स्प्लिटिंग करके क्या आएगा? 64 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, और ऐड करके आ रहा है -20। 16 और 4 है ना, 16 और 4। तो B की वैल्यू 16 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है। क्लियर है? Yes, sir. अगर आप B की वैल्यू 16 लेते हो तो उससे A कितना निकल जाएगा? A आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। और अगर B की वैल्यू 4 लेते हो तो A कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। राइट? क्लियर है? Yes, sir. यानी कि जो 2 नंबर्स होंगे वो बेसिकली हम क्या लिखेंगे? 16 4 या 4 16 लिख दो, एक ही बात है। मतलब हमें तो दोनों नंबर बताने थे, तो वो लाइक 4 कॉमन 16 आ रहा है। ठीक है? क्लियर है भाई? Yes, sir. किसी को डाउट बेटा इसमें? समझ में आया? तो अर्थ हमें ये समझ में आ गया, एपी जीपी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशन क्या है। अब आता है कुछ स्पेशल सीरीज आती है, जिसमें पहला आता है तुम्हारा अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज, प्रोग्रेशन बोल देते हैं, अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब इसमें एपी वाली टर्म्स भी होंगी और जीपी वाली टर्म्स भी होंगी। कैसे होंगी? मल्टीप्लाई में। कैसे होंगी? मल्टीप्लाई में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ऐसे लिखा होगा 1 × 4, फिर लिखा होगा 3 × 4 स्क्वायर, फिर लिखा होगा 5 × 4 क्यूब। तो देखो हो क्या रहा है, ऐसे चल रहा है। तो आपने नोटिस करा कि 1 3 5 ये तो आपकी क्या बन रही है? एपी बन रही है। और जो दूसरा है 4
4 स्क्वायर, 4 क्यूब, 4 की पावर 4, ये क्या बन गया आपका जीपी, राइट। और इन दोनों की जो सीरीज है, दोनों की दोनों एपी और जीपी, उनकी जो एक एक कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला हमारा प्रोग्रेशन आ रहा है, ये क्लियर है। तो इसी Yes, को हम sir. बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे उसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये बात क्लियर होगी सभी को, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। Yes, sir. एपी और जीपी की जो टर्म्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, उनको मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा, ऐसा दिख जाए अगर, मतलब समझ में आ जाएगा, तो फिर ये समझ में आ गया कि अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं फॉर्मुला ना बता के डायरेक्ट एक क्वेश्चन कराता हूँ कि आपको समझ में आए कि करना क्या है। तो इस वाले के लिए जब भी अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा, तो जिस तरह से मैं करा रहा हूँ ये प्रोसेस फॉलो करना है टू फाइंड द सम, या जो भी nth टर्म निकालनी है। तो क्वेश्चन जैसे आया, हमें फाइंड करना है, लेट्स से क्वेश्चन आ गया 1 प्लस एस इक्वल टू देना है, एस इक्वल्स टू 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 1 बाय 50, फिर बोल दिया 3 टाइम्स 1 प्लस 1 बाय 50 का स्क्वायर, फिर 4 टाइम्स 1 प्लस 1 बाय 50 का क्यूब, ऐसे चलता ही जा रहा है। कहाँ तक, लेट्स से बोल दिया 50 टर्म्स तक चल रहा है, अप टू 50 टर्म्स, ऐसे ये सीक्वेंस चल रहा है हमारा 50 टर्म्स तक। अब हमें इसका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करा कि ये अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्यों, आपको दिख रहा होगा एक एपी आपको दिख गई होगी क्या, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, और आपको एक जीपी भी दिख रहा होगा 1, क्योंकि 1 इंटू 1 1 आएगा, फिर उसके साथ 1 प्लस 1 बाय 50, फिर नेक्स्ट में 1 प्लस 1 बाय 50 का क्या है, स्क्वायर है, फिर 1 प्लस 1 बाय 50 का होल क्यूब, ऐसे चलता जा रहा है। क्लियर बेटा सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ये हमारा जीपी हो गया, और जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता था और ईपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता था। तो हमें समझ में आ गया कि एक एपी और एक जीपी है। अब क्या करना है, अब इसका सम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो जीपी का आर है, आर बताओ कितना है जीपी का, जीपी का आर कितना आएगा, 1 प्लस 1 बाय 4 50। 1 प्लस 1 बाय 50, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 51 बाय 50 है ना, ये आएगा बेसिकली, है ना। क्लियर है भाई, सक्सेसिव टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से आप डिवाइड करोगे तो हमेशा यही आएगा ना, 51 बाय 50। ठीक है। Yes, sir. यस सर। आपको क्या करना है, जो सम गिवन है ना, मतलब ये वाली जो सम गिवन है जिसको आपको इवैल्यूएट करना है, उसमें लेफ्ट और राइट साइड पर हर टर्म को और एस को भी क्या करेंगे, 51 बाय 50 से, मतलब आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस सीक्वेंस को एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लाइक होता है ना पेपर में भी जब आएगा, थोड़ा सा जैसे 1 प्लस 50 लिखा हुआ है डिवाइड बाय 50, फिर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस तरह से इसको आप इसको आर मान लो, तो ऐसे लिख दो इसे, एस इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है 1 2 आर 3 आर स्क्वायर 4 आर क्यूब, ऐसे चल रहा है ना। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या कहा, दोनों साइड पे क्या करो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आर एस, ये क्या आएगा आर प्लस 2 आर स्क्वायर 3 आर क्यूब, ऐसे आएगा ना, 4 आर के 4 डॉट डॉट डॉट। यस सर। एक काम करो, लास्ट टर्म भी एक बार लिख दो, क्या आएगी। इसने बोला था कहां तक टर्म बोली है, 50 टर्म बोली है, तो 50 टर्म में मुझे बताएगा कि पहले वाले एस में क्या होगी, 50th टर्म कैसे लिखी जाएगी, 50th टर्म क्या आएगी, 50 आर की पावर क्या आएगा, या 49 आर की और क्या आएगा, ऐसे बताओ क्या लिखूं। अगर ये टोटल 50 टर्म्स ले 49 50 आर की पावर 49 50 तो पक्का आएगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, तो भाई 50th टर्म में 50 तो पक्का आएगा, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है 50, और आर की पावर कितना, 49 49. 49 आएगा। सभी को क्लियर है 49 क्यों आया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब जब मैंने आर से मल्टीप्लाई करा, तो जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा, दो टर्म लिख रहा हूं, देखो क्या आएगा, 49 आएगा आर की पावर 49, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा 50, आर की पावर कितनी हो जाएगी 50. Yes, sir. अच्छा, अब क्या करते हैं, ऑल्टरनेट माइनस करते हैं, मतलब जो टर्म्स हैं वो ऐसे माइनस करेंगे, देखो ऐसे ऑल्टरनेट, मतलब पहली वाली टर्म छोड़ देंगे एस की, 1 छोड़ देंगे, और लास्ट में जो माइनस होगा वो कैसे माइनस होगा, 50 आर की और 49 से 49 आर की और 49 माइनस होगा, तो क्या आएगा एस माइनस आर एस इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस, अब देखो क्या आएगा, ऐसा माइनस करने के पीछे लॉजिक क्या है कि उससे क्या होगा, हमारा सम इजीली इवैल्यूएट हो जाएगा, जो पहले सीक्वेंस कोई प्रॉपर नहीं बन रहा था अब बन जाएगा। देखो कैसे, 2 आर में से आर माइनस करोगे एक आर बचेगा, 3 आर स्क्वायर में से 2 आर स्क्वायर माइनस करोगे आर स्क्वायर बचेगा, फिर आर क्यूब आएगा, ऐसे आएगा ना। यस सर। तो अब नोटिस कर रहे हो, अब तो ये जीपी बन गया भाई, दिख रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन गया भाई, जीपी बन गया। क्लियर है सभी को। Yes, sir. अब इसका सम तो इजीली वैल्यूएट कर सकता हूँ फॉर्मूला लगा करके, क्योंकि मैंने जीपी का सम का फॉर्मूला लर्न करा है।
अच्छा मैंने लास्ट में देखो क्या लिखा है, लास्ट में क्या लिख दिया, लास्ट में मैंने लिखा है -50 आर की आर 50। वो क्यों आया, क्लियर है? क्योंकि जो ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो जब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे ऑल्टरनेट, तो वन को पहले वाले को छोड़ दिया, तो इस तरह से ऑल्टरनेट टर्म्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो लास्ट जो सेकंड इक्वेशन है उसकी जो लास्ट टर्म थी 50 आर की पावर 50, वो तो किसी से माइनस होगी नहीं, तो माइनस का ही रह जाएगा वो, क्लियर है? Yes, sir. तो ये पैटर्न समझ लो, किसी को नहीं आया तो पूछ लो, दोबारा बताओ। क्लियर है बेटा सभी को कैसे माइनस किया? Yes. Yes, sir. तो हमेशा ऐसा होगा अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, आर से मल्टीप्लाई करना है पहला स्टेप, आर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑल्टरनेट टर्म्स, मतलब पहले वाली इक्वेशन की फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म इस तरह से माइनस करना स्टार्ट करो, तो उससे क्या होगा, यहां पर जो आएगा सीक्वेंस, ये कोई पर्टिकुलर आपका एपी जीपी कुछ बन जाएगा, तो जीपी बन गया यहां पर। तो अब इसका मैं सम निकाल सकता हूं। अच्छा वन को भी इंक्लूड कर लूं उस जीपी में, क्यों? क्योंकि 1 आर आर स्क्वायर आर क्यूब पूरा ये जीपी है ना, वन को भी इंक्लूड करके। अगर 1 की जगह मान लो 3 होता तो 3 से नहीं लेता फिर मैं, ठीक है? 1 को इंक्लूड कर लूं तो ये टोटल टर्म्स कितनी होगी बताओ, ये टर्म्स कितनी है टोटल? 50. 50 टर्म्स हैं, क्योंकि 1 में आर नहीं है और लास्ट में आर के आर 49 है, तो 49 आर से लेकर 49 तक हो गया, और एक 1 भी है, तो 50 टर्म्स ही हैं। और जीपी का फॉर्मूला बता दो क्या होता था, इसमें से एस कॉमन ले लो, 1 माइनस आर। हाँ बताओ क्या होता था जीपी की एन टर्म्स का? R की पावर n minus 1 आर की पावर r minus 1. एन कितना है, एन कितना है, एन कितना है? 50. 50, 49 नहीं 50, जितनी टर्म्स हैं एन हमारा 50 है यहाँ पर। -1 डिवाइड बाय क्या होता था, डिवाइड बाय आर -1 है ना, आर -1, और लास्ट में क्या बचा 50 आर की और 50। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो क्या है हमारा, आर की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी हमारी भाई आर की वैल्यू? आर की वैल्यू थी 51/50, 51/50। आर की पावर, आर मतलब आर की वैल्यू चलो पुट कर देता हूँ, क्या थी 51/50 की होल पावर 50 -1। अब ये पावर इतनी बड़ी सॉल्व तो नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। 51/50 -1 -50, और यहाँ पर भी 51/50 की पावर 50, ठीक है? तो नीचे डिनोमिनेटर में कोई बताएगा क्या आएगा? डिनोमिनेटर में क्या आ गया भाई, 1/50 आएगा, 1/50 का 50 ऊपर चला जाएगा, राइट? तो क्या आ गया 50 टाइम्स 51/50 की होल पावर 50, माइनस 1 से भी इंटू होगा, 1 से 50 इंटू होगा तो 50 आ जाएगा, माइनस का 50 51/50 की होल पावर 50, ये दोनों तो कट गया ना, क्या आंसर? माइनस का 50 आ गया, और लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड पे आया भाई माइनस का 1/50, तो s -1/50, माइनस माइनस काट दो, s की वैल्यू कितनी आ गई 2500 आ गई। क्लियर भाई, सभी को आया बेटा समझ में? Yes, sir. पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप था कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सीक्वेंस है, अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है? एजीपी शॉर्ट में बोल देते हैं, अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। अच्छा इसमें खास बात क्या है कि भाई एक आपका एपी बन रहा होगा, एक आपका जीपी बन रहा होगा, और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके मेरा अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रहा होगा। तो आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई 1 2 3 आपका एपी है, और 51/50 का होल स्क्वायर ये आपका जीपी बन गया। और फिर मैंने क्या कहा, जो एस था सम, जिसको आपको इवैल्यूएट करना है, आप क्या करोगे, बोथ साइड आर से मल्टीप्लाई करोगे, आर मतलब जो भी कॉमन रेशियो है। तो जो भी कॉमन रेशियो अजीब सा लिखा हुआ है पहले वो लिखो ही मत, क्योंकि नहीं तो थोड़ा सा ना माइनस वगैरह जब लिखोगे या करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी, तो आर लिख लिया करो पहले। आर लिखकर सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके यहां तक आ गए, सिंप्लीफाई कर दिया। अब आर की वैल्यू पुट कर दो जो थी तुम्हारी, और जब आर से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे ऑल्टरनेट, तो पहले क्या करना है, पहले वाली इक्वेशन का फर्स्ट टर्म जो है 1, उसको छोड़कर 2r से स्टार्ट करना है माइनस करना, मतलब पहले वाली इक्वेशन का सेकंड टर्म में से माइनस करना है सेकंड इक्वेशन की पहली टर्म, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड, फिर फोर्थ में से थर्ड, तो इसमें से 1 बच जाएगा, ऐसे याद रखना। इसमें से आपका ये वाला पहली वाली टर्म बच जाएगी प्लस की, और माइनस ये वाली टर्म हो जाएगी, बीच में आपका जो आएगा वो हमेशा जीपी इस तरह से आ जाएगा, और फिर हम सम इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो ये तरीका हो गया कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इवैल्यूएट करने का, कि कैसे सम इवैल्यूएट करना है। तो इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। नेक्स्ट है, मान लो यही वाला सीक्वेंस कुछ इनफाइनाइट तक चला जाता है, मतलब इसमें तो बोल दिया ना कि 50 टर्म्स, अब मान लो n टर्म्स तक ना देकर ऐसे कह दे कि इनफाइनाइट तक जा रही है, तो फिर जो जीपी होगी, तुम्हें याद होगा जीपी की इनफाइनाइट जीपी का भी सम होता था, याद है किसी को?
फॉर जीपी क्या होता था याद है, a अपॉन 1 माइनस आर होता था, जिसमें कंडीशन क्या थी कि मॉड आर लेस देन 1 होना चाहिए, याद है। तो इनफाइनाइट वाला भी कर लेते हैं कि भाई इन्फिनिटी तक चला गया तो वो कैसे करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, एस दिया हुआ है 3 प्लस डी 1/4, फिर नेक्स्ट दे दिया 3 प्लस 2d 1/4 स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये सम दिया हुआ है s इक्वल टू दिया हुआ है कितना 44/9। फाइंड कह रहा है कि डी फाइंड कर दो क्या है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जल्दी से ऑब्जर्व किया कि 3 प्लस डी 3 प्लस 2d, ये तो क्या बन गया भाई, एपी बन गया, ये आपका एक एपी बन गया। अच्छा जीपी क्या बनेगा बताओ, जीपी क्या लिख दूं, बोलो भाई। 1 1 1/4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट जीपी बन गया, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, जो भी लिखा है एस उसको किससे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिख दो पहले, क्या लिख दूं 3 प्लस डी के साथ आर लिख देता हूँ, फिर 3 प्लस डी 2d के साथ आर स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस, अच्छा प्लस कर रहे हैं तो प्लस ही लिखो, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आर एस इक्वल टू क्या आएगा, यहां से लिख देता हूँ आगे, क्या लिख दूं 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, आर मल्टीप्लाई होगा पहले ना, तो 3 आर आएगा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 3 प्लस डी को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप आर से तो आर स्क्वायर आएगा, फिर नेक्स्ट 3 प्लस 2d को मल्टीप्लाई कर रहे हो आर से तो इस बार आर का क्यूब आएगा। क्लियर है सभी को इन्फिनिटी तक, यहां तक आया समझ में? यस सर। Yes, अच्छा sir. अब क्या होगा, अब मैंने कहा था जो माइनस करेंगे ऑल्टरनेट, मतलब ऐसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एस कॉमन आ गया 1 माइनस आर इक्वल टू 3, तो पहला बच गया ये वाला 3। अब जब माइनस होगा तो बताओ क्या आएगा, 3 प्लस डी आर में से जब 3 आर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, क्या लिख दूं, डी आर लिख दूं, डी आर ही बचेगा ना, बताओ भाई। Yes, sir. 3 आर में से माइनस कर रहे हैं 3 आर, तो 3 आर प्लस डी आर माइनस 3 आर क्या बचेगा, डी आर ही तो बचेगा। ऐसी नेक्स्ट में से क्या बचेगा 3 प्लस 2d आर स्क्वायर में से माइनस कर रहे हो 3 प्लस 2d, सॉरी 3 प्लस डी है 3 प्लस डी आर स्क्वायर, तो पहले आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3 प्लस 2d माइनस का 3 माइनस का डी, अब क्या बचेगा, अब बचेगा डी आर स्क्वायर, तो मतलब ऐसा ही तो आएगा डी आर स्क्वायर डी आर क्यूब, ऐसे ही चलता जाएगा कहां तक, इन्फिनिटी। अब मैंने लास्ट टर्म लिखी नहीं, क्यों नहीं लिखी भाई, क्योंकि जब इन्फिनिटी तक चल रहा है आपको फर्क होना पड़ेगा कि लास्ट टर्म क्या है, समझ में आई। तो इसमें और उसमें डिफरेंस बस इतना हो गया कि इन्फिनिटी वाले में जो लास्ट टर्म लिखते थे हम माइनस की, माइनस आती थी वो, तो वो लिखनी नहीं है इस बार, क्योंकि इन्फिनिटी तक चल रहा है तो छोड़ ही दो डॉट डॉट करके, ठीक है बेटा। पहली टर्म लिखी हमने स्टार्टिंग में, तो अच्छा अब 3 से काउंट करूं इनफाइनाइट जो जीपी है, जीपी तो दिख रही है वो यहां से दिख रही है, तो 3 को इंक्लूड करके बोल सकता हूँ जीपी है, या 3 को एक्सक्लूड करके रखना पड़ेगा, बताओ। एक्सक्लूड करके रखना हाँ, तो पड़ेगा। मैंने क्या कहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो भाई 1 से स्टार्ट हुआ था, पिछले वाले क्वेश्चन में 1 से था, तो 1 को इंक्लूड करके भी जीपी आ रहा था तो मैंने इंक्लूड कर लिया था, लेकिन अब नहीं है भाई, तो अब तो ऐसे लिखोगे यहाँ से, ये वाली जीपी हमारी जीपी इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट जीपी वाला सम हो गया। तो इसका सम का फॉर्मूला बता दो क्या होता था, 3 को ऐसे ही रखो, बता दो क्या लिखते थे, बताओ क्या होता था, a अपॉन 1 माइनस आर है ना, तो a कितना है, a है आपका डी आर, और डिवाइड में होता था 1 माइनस आर, कोई बताएगा 1 माइनस आर क्या लिखूं, आर ही लिख दूं, यस सर। बस। और अब आर की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी, बताई थी इसने कितनी थी, 1 बाय कितनी थी 4 है ना, आर कितना है भाई हमारा 1/4। 4, बस पुट कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा एस की तो वैल्यू दी हुई है ना, तो एक मिनट अभी करते हैं, एस एज इट इज रखते हैं, माइनस 1/4 इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा 3/4 इक्वल टू 3 प्लस डी की वैल्यू नहीं पता 1/4 नीचे 1 माइनस 1/4, क्या है आंसर 3 प्लस d/4 होल डिवाइड में चल रहा है 3/4, 4 से 4 काट दो, क्या है 3 प्लस d/3 और ये आ रहा है s 3/4। s की वैल्यू आपको पता है कितनी थी, s की वैल्यू बताई थी इसने 44, तो s की वैल्यू पुट करके भाई d निकाल लोगे, यस सर। ठीक है, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि इनफाइनाइट वाले में भी वही लॉजिक है, बस इसमें जो लास्ट टर्म माइनस वाली लिखते थे हम वो लिखनी ही नहीं पड़ेगी, तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा देंगे a अपॉन 1 माइनस आर, ये याद रखना है। तू क्या लेके आना, हम लेके आया।
फर्स्ट जो 3 लिखा है उसको इंक्लूड करना है या नहीं वो सोचना है। Clear है Yes, sir. मैं आगे अब आता है कुछ सीरीज के कुछ सम के, तो आपको याद रखने जैसे अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम बता दो क्या होता है, याद है क्या होता था इनका सम? फर्स्ट एन n नेचुरल into n plus 1 n upon into 2. n plus 1 तो over 2. ये बेसिकली तो एपी का सम ये होगा। अच्छा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इनके स्क्वायर का सम क्या होता था? n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. 6 होता था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इनके क्यूब का n into n minus 1 शायद, तो याद नहीं कर जो रहा। पहले वाला है उसी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा पहले वाला तो एपी है, साफ देखकर पता लग रहा है, तो मैं एपी का फॉर्मूला लगा दूंगा सम का तो निकल जाएगा। जो सेकंड और थर्ड लिखा है मैंने फॉर्मूला, ये आप लर्न कर लो, इनकी डेरिवेशन है वैसे, वही मैनिपुलेशन करके, जैसे मैं अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज का बताया कि ऐसे मैनिपुलेशन करके सम निकालते हैं, वैसे ही निकालते हैं इन दोनों का भी सम, बट अभी मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। Yes. क्लियर है बेटा? टाइम शॉर्टेज की वजह से अभी डेरिवेशन नहीं समझ रहा हूँ, तो बस ये याद रख लो इनका सम। तो मतलब शॉर्ट में पता है ऐसे भी लिख देते हैं, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं समेशन एन स्क्वायर समेशन एन क्यूब। कैसे? एन 1 से लेकर एन तक, एन 1 से लेकर एन तक, एन 1 से लेकर एन तक। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पहले वाला हो गया आपका, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला। तो शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं ताकि ये पूरा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब का सम ऐसे पूरा ना लिखना पड़े, समेशन नोटेशन लिख देते हैं। आई होप सभी को समेशन नोटेशन क्लियर होगी बेटा क्या होती है ना? Yes, sir. ठीक है Yes, sir. ठीक है। अब इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो करते हैं। लेट्स से ऐसा आ गया, हमने अर्थमेटिक कोज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीख लिया कि एक एपी होगा एक जीपी और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा, तो उसको बोलेंगे हम अर्थमेटिक कोज्योमेट्रिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। और उसको सॉल्व कैसे करते हैं? एस को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट और राइट पर, किससे? आर से, और आर से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं ऑल्टरनेट। तो चाहे इनफाइनाइट वाला हो चाहे nth टर्म तक हो, तो दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे और जीपी बनता था, जीपी का सम आ जाता था। अब आता है इनका कहाँ यूज होगा। अब मान लो कुछ ऐसे सीक्वेंस आते हैं, लेट्स से पहला लिखा एस निकालना है, 2 into 5 5 into 9 8 into 13 11 into 17 कहाँ तक? लेट्स से एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक ये सम निकालना है। तो आपने नोटिस करा कि 2 5 8 11 2 5 8 11 ये एक एपी है, साफ दिख रही है भाई, 3 3 का गैप है ना, डिफरेंस। अच्छा दूसरा 5 9 13 17 क्या ये भी एपी है क्या? 4 4 का डिफरेंस आ रहा है ना भाई, ये भी एपी है। तो ये तो 2 एपी बन गई, और 2 एपी का क्या हुआ है? कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रखा है। तो अब क्या करते हैं ऐसे वाले में? अब ये अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक वाला प्रोग्रेशन तो नहीं बना जिसमें मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता था, तो अब ये तो 2 एपी का प्रोडक्ट हो गया। तो फिर इसमें क्या करें? इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों की nth टर्म लिख लो। बताओ पहले वाले एपी की nth टर्म क्या आएगी और दूसरे वाले की nth टर्म, जल्दी से बता दो। पहले वाले की nth टर्म क्या आएगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना है डी भाई इसका? 3। और दूसरे वाले की क्या आएगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है इसका? 4। तो पहले वाले की कितनी आ गई nth टर्म? 3n माइनस 1 ये आएगी। और सेकंड वाले का आएगा 4n प्लस 1। क्लियर है सभी को? प्लस Yes. 5 माइनस 4 और माइनस 3 प्लस 2, हाँ यही आएगा। तो हमारी वाली जो nth टर्म होगी, हमारी जो nth टर्म है ओरिजिनल सीक्वेंस की, उसकी इसकी nth टर्म क्या होगी भाई? nth टर्म हमारी वाली की क्या होगी? ऐसी नहीं होगी 3n माइनस 1 इंटू 4n प्लस 1, यही होगी ना, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं दोनों एपी की उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, तो nth टर्म को भी अगर निकालना है तो nth टर्म दोनों की मल्टीप्लाई हो रही होगी। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसको ओपन कर लो भाई, क्या आ गया? 12n स्क्वायर 4 और क्या आएगा? माइनस का 4n प्लस का 3n माइनस का n और माइनस 1, यही आएगा। मैंने जो माइनस का 4n आया था और प्लस का 3n उनको सिंप्लीफाई करके माइनस n लिख दिया, और 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। ये ठीक है बेटा, सभी को आया समझ में? nth टर्म। अच्छा ये अगर nth टर्म है तो बेसिकली अगर nth टर्म का फॉर्मूला ही मिल गया हमें, तो अब सम निकालना है ना। तो सम क्या होता है? सारी nth टर्म्स को ऐड ही तो करना होता है, मतलब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके n तक ले जानी है ना, यही है ना मतलब इसका। ये क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ में जैसे यहाँ पर जैसे मैंने क्या लिख दिया, n लिख दिया, तो आप ऐसे लिख दो बेशक से, कई बार ऐसे लिख देते हैं, इसको हम k मान लेते हैं, a k, यहाँ पर k लिख देते हैं, ये भी k लिख देते हैं, और ऐसे कर देते हैं कि समेशन k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके n तक ले जानी है a k। क्लियर है?
ठीक है भाई। जो nth टर्म थी उसकी जगह मैंने ऐसे बोल दिया, क्या बोल दिया, k बोल दिया, a k लिख दिया n की जगह, बस और कुछ नहीं। और फिर ऐसे समेशन नोटेशन यूज कर लिया कि भाई सारी टर्म्स को ऐड करना है। तो बेसिकली देखो, जब इसको ओपन करोगे समेशन को, तो आप यही तो लिखोगे a1 a2 a3, k की वैल्यू को 1 से लेकर कहां तक लेके जाओगे, n तक, यही तो करना है हमें। सम का मतलब यही होता है ना कि सारी टर्म्स ऐड करनी है बेसिकली, है ना। Yes. तो अब क्या इंडिविजुअल एक एक टर्म लिख के मैं ऐड करूंगा? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई एक एक की वैल्यू तो निकल चुकी है ना, क्या आई थी, 12k का स्क्वायर माइनस k माइनस 1, इसका समेशन करना था, कहां से कहां तक, k1 से लेकर n तक। अब मैं इसको ऐसे सेपरेट कर देता हूँ। अच्छा, समेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अगर प्लस माइनस में अलग अलग टर्म्स लिखी हुई हैं तो सबका समेशन सेपरेट हो जाएगा। मतलब 12k स्क्वायर का समेशन अलग, माइनस k का समेशन अलग, और माइनस 1 का समेशन अलग। क्लियर है? अच्छा, आप समेशन कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो 12 कांस्टेंट है, ये तो सभी टर्म में कांस्टेंट होगा, तो इस 12 को बाहर ही निकाल दो समेशन से, क्योंकि वो तो कॉमन ही रहेगा। और के स्क्वायर का समेशन तो पता है हमें क्या होता है, के का भी समेशन पता है और 1 का भी पता है हमें। कैसे लिखेंगे भाई? के जो के स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे आएगा इसमें। तो n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है बेसिकली, क्योंकि n तक ही निकालना था। अच्छा, पेपर में क्या होगा, n की जगह जैसे मैंने तो इसमें n लिख दिया, पेपर में हो सकता है वो 20 दे देगा, 40 दे देगा, 35 दे देगा, तो बस वहीं तक ले लोगे। तो पहले तो फॉर्मूला ही लिख लेना, क्या आएगा इसका, क्या होता था, याद है किसी को? n स्क्वायर का मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेशन क्या लिखते थे? n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो क्या लिखेंगे, k प्लस वन 2k प्लस वन डिवाइड बाई 6 माइनस फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या लिखते थे हम, k प्लस 1/2, और 1 का क्या होगा समेशन, कोई बताएगा? n होगा, है ना। n की जगह मैं यहाँ पर k ही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई। अच्छा, मुझे n लिखना चाहिए था, मैंने k लिख दिया, मुझे n लिखना चाहिए था, क्योंकि n तक लेके जाना है ना, सभी जगह चेंज करके n लिख देना, n+1 2n+1 n इंटू n+1 और माइनस n। ठीक है बेटा, सभी को आ गया समझ में? बस यही हमारा आंसर है। इसको आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा और कर सकते हैं, कैसे? एलसीएम लेके अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दो, ठीक है। सब में से जैसे n कॉमन आ रहा है ना, तो ये कट जाएगा, तो n कॉमन लेकर क्या बचेगा, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 2 माइनस का n+1/2 माइनस का 1। इसको सॉल्व करके देख लेना एलसीएम लेकर प्रॉपर। अगर ये क्वाड्रिक बनती है, ऊपर क्वाड्रिक ही बनेगी ऊपर n स्क्वायर वाली, तो अगर ऊपर क्वाड्रिक बनती है तो उसकी मिडिल स्प्लिटिंग करके थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, तो फिर तुम्हारा कुछ आंसर ऐसा आ जाएगा, n 1 फैक्टर 2 फैक्टर और नीचे 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर भी जो n वाले लीनियर फैक्टर आएंगे, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन आएंगे, तो ऐसा लिखना जरूरी क्यों है? मान लो वो क्वेश्चन में जब देगा ना, तो दे देगा कि 50 टर्म का सम सॉल्व करो, तो यहाँ पर n की वैल्यू 50 पुट करके या जो भी वैल्यू पुट करके इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप क्यूब स्क्वायर लिख कर करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, Yes. सभी को आ गया भी समझ में? बोलो, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेशल सीक्वेंस हो गया, मतलब इसका नाम नहीं है, बस स्पेशल सीक्वेंस बोल देते हैं ऐसे। तो मैं लिख देता हूँ, क्या था ये हमारा हो गया स्पेशल सीक्वेंस। ठीक है, अब ऐसी और भी दे सकते हैं, मान लो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि कैसे आ गया। मान लो ऐसा आ गया 2 इंटू, अच्छा 2 इंटू नहीं, ये सिंपल सा हो गया, एक दूसरा लेता हूँ, लेट्स से ऐसा आ गया 1 क्यूब डिवाइड बाय 1, फिर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस 3, फिर आ गया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और डिवाइड बाय ऐसे चल रहा है 1 3 5, कहाँ तक, अप टू लेट्स से 20 टर्म्स, तो 20 टर्म्स तक चल रहा है ऐसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, nth टर्म लिखनी है। nth टर्म के लिए आपने क्या करा, सबसे पहले ऊपर ऑब्जर्व किया, जो ऊपर चल रहा है उसमें nth टर्म समझ में आ रहा है, क्या आएगा ऊपर वाले के न्यूमरेटर का, फॉर न्यूमरेटर पार्ट के लिए nth टर्म कैसा आएगा, कुछ ऐसा नहीं आएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, एक एक करके बढ़ रहा है, तो 20 तक, मतलब मैं 20 नहीं पुट कर रहा अभी, n ही पुट कर रहा हूँ, n क्यूब ऐसा ही आएगा। अच्छा, और डिनोमिनेटर के लिए बता दो क्या आएगा, डिनोमिनेटर के लिए जो nth टर्म होगी वो कैसे आएगी, 1 1+3 1+5 ऐसे चल रहा है, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ये तो एपी नहीं बन गया एक तरह से, 1 3 5 है ना। अच्छा 1 3 5 ये एपी है, लेकिन जो nth टर्म होगी डिनोमिनेटर की वो एपी नहीं, वो तो एपी का सम होगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये क्या हमारा सम ऑफ एपी है, मतलब
एपी तो है ये, लेकिन जो nth टर्म है वो सम ऑफ एपी आ गया, तो सम ऑफ एपी हम निकाल लेंगे। सम कैसे निकालते थे, n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1t। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर बता दो पहले सॉल्व करके कितना आएगा फॉर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर वाली nth टर्म कितनी हो जाएगी भाई, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब तक, ये तो फॉर्मूला होता था ना, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, राइट, याद है ऊपर बताया था मैंने, ये रहा भाई, इन सबका जो सम होता था वो होता था n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो डायरेक्टली ये लिख दिया। अच्छा, ये तो हो गया न्यूमरेटर की nth टर्म। डिनोमिनेटर के लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर के लिए nth टर्म कैसे आएगी, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है एपी का, जो एपी है उसका डी कितना है भाई, 135 में 2 है ना, ठीक है। तो इसका क्या आ गया आंसर, n/2 2 प्लस n-2, ये तो कट गया, क्या आ गया n स्क्वायर बाय 2 ही आ गया इसका। तो हमारा न्यूमरेटर की nth टर्म आ गई, डिनोमिनेटर की nth टर्म आ गई, तो हमारा जो एक्चुअल जो सीक्वेंस है उसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म फॉर ओरिजिनल सीक्वेंस बताओ क्या आएगा। न्यूमरेटर की nth टर्म कितनी आई है, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और डिवाइड में n स्क्वायर बाय 2, यही आएगा ना। इसमें से ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, क्या बचा n+1 का होल स्क्वायर बाय 2 आ गया, राइट। क्लियर है सभी को, ठीक है भाई। Yes. तो ये हमारी nth टर्म आ गई पूरी सीक्वेंस की, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सम करना है, तो सम के लिए फिर वही क्या करते हो आप, समेशन कर देते हो बस किसका, nth टर्म का। तो जो समेशन करना है यानी कि किसका करना है समेशन, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इसका करना है। तो जो 1/2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकालो। तो समेशन करना है बस n+1 के होल स्क्वायर का। कैसे करोगे, पहले होल स्क्वायर ओपन कर लो, क्या आएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और मैंने कहा था प्लस माइनस में समेशन क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, मतलब n का स्क्वायर का समेशन अलग, 2 बाहर, n का समेशन और 1 का समेशन। इनके सबके फॉर्मूले तुम्हें पता है क्या क्या होते हैं, क्या थे, n+1 2n+1/6, इसका होगा n+1/2 और 1 का समेशन n। और लास्ट में अगर तुम मतलब अभी डायरेक्टली कर सकते हो, n की वैल्यू क्या पुट कर देना, पुट n = 20 पुट करके सॉल्व कर लो अभी, या फिर पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद 20 पुट कर देना। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट आ गया। अच्छा ऐसे मान लो जैसे मैंने 20 पुट भी करा, कोई बच्चा पूछेगा सर सॉल्व कैसे होगा, तो बहुत लेंदी हो गया। तो पेपर में जब ऑप्शन गिवन होंगे ना वो कुछ इजी वाले ही दिए होंगे, मतलब या तो मल्टीप्लाई करके लिख रख के छोड़ रखा होगा, या फिर n की टर्म्स में पूछ लेगा, 20 नहीं बोलेगा, n की टर्म्स में पूछ लेगा। पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको पक्का वो जो ऑप्शन देगा ना वो ये वाला नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं देगा, वो फैक्टराइज फॉर्म में ही देगा ज्यादातर। तो इसको फिर पहले फैक्टराइज कर लेना, मतलब जैसे सब में से n कॉमन आ गया, जो अंदर बचेगा उसकी फिर क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक की मिडिल स्प्लिटिंग हो रही होगी, तो 3 फैक्टर आ जाएंगे लीनियर, ठीक है। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गया बेटा सभी को, Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा कौन सा हो गया, स्पेशल सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है अगर हमारा जो सीक्वेंस है जो दे रखा है हमें, एक तो हो गया अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, एक स्पेशल हो गया। अब एक आता है कि मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, सम ऑफ द सीरीज व्हेन difference of consecutive terms of AP और GP is given। क्या कह रहा है कि इस बार जो सीक्वेंस होगा जो हमें सम फाइंड करना है जिसका, वो क्या होगा, दो जो सीक्वेंस होंगे उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स की क्या होगा, डिफरेंस होगा। मतलब अगर डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो वो या तो एपी में आ रहा होगा या जीपी में आ रहा होगा। कैसे, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ 3 15 35 63 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस कितना आएगा भाई, कितना आएगा 12, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस 20, इनका डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है 28। अच्छा फिर सेकंड डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है 8, इन दोनों का डिफरेंस 8। तो सेकंड डिफरेंस सेम आना स्टार्ट हो गया ना, है ना, सेकंड डिफरेंस तक ही जाएगा। तो अगर सेकंड डिफरेंस इस तरह से सेम आ जाए, मतलब पहले वाला जो हमने डिफरेंस निकाला वो किस में आ रहा है, एपी में आ रहा है, दिख रहा है 12 20 28, ये तो एपी बन गया ना। तो जब दो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, अगर वो एपी में आ रहा हो या जीपी में आ रहा हो,
तब ये वाला जो मैं करा रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला बनेगा जो मैं कराऊंगा, ठीक है। मतलब हिंट क्या है, पहला हो गया अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसमें एक एपी और एक जीपी होती थी, उसमें आर से मल्टीप्लाई करके माइनस करते थे, पहला तरीका। फिर दूसरा वाला भी हमने जो करा स्पेशल सीक्वेंस, उसमें कुछ एपी या कुछ जीपी आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो उनकी nth टर्म निकालकर सम ऑफ n नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर का सम, उनके क्यूब का सम, वो यूज कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, अगर जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, मतलब 3 और 15, 15 और 35, 35 और 63, दो कंसेक्यूटिव टर्म लेकर उनका डिफरेंस निकाला, चेक करा, उनका डिफरेंस निकाला। क्योंकि यहाँ पर अब इसको देखकर तुम्हें ये तो समझ में आएगा नहीं, ना तो ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें तो सिंगल सिंगल टर्म लिखी हुई है, 3, 15, 35, 63। और जो स्पेशल सीरीज है वो वाली भी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई कुछ लिखी होती थी टर्म्स, तो आप अलग अलग एपी बना देते या अलग अलग जीपी लिख लेते थे, तो ये वैसा भी नहीं है। तो फिर इसमें क्या करना है आपको, ऐसा कुछ आता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालोगे दो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की, दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाला, और ये आपका क्या बन गया, एपी बन गया। क्या बन गया, एपी। या तो एपी बन जाएगा या फिर क्या बनेगा, जीपी बनेगा। अभी मैं जो करा रहा हूँ इसमें तो एपी बन रहा है, क्यों, साफ दिख रहा है कि हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है, 12 से 28 का डिफरेंस है, 20 से 28 भी 8 का डिफरेंस है, ऐसे चल रहा है। तो इसमें फिर क्या करते हैं, तो इसको करने का क्या तरीका, सॉल्व करने का, सबसे पहले एस लिख दो, क्या था, एस था 3, 15, 35, 63 डॉट डॉट डॉट, अच्छा ये मान लेते हैं एन टर्म तक जा रहा है, अप टू एन टर्म्स। तो आपको क्या करना है, एस यहीं पे भी एस लिखना है, और इस बार ऑल्टरनेट लिख देना, मतलब ऐसे लिख दो, कैसे, 3 यहां लिख दो, 15 यहां लिख दो, फिर 35 यहां लिख दो, ऑल्टरनेट ऐसे लिख दो, जैसे हमने पहले भी करा था अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में भी ऐसे ही लिखकर माइनस करते थे। अब आप माइनस करो, जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे बताओ क्या आएगा, 3 का 3 रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 12 प्लस 20 प्लस 28। अभी हमने मतलब ये लॉजिक तो ऊपर सीख ही लिया कि भाई एपी बन रहा है, तो जब ये समझ में आ गया था कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस एपी में आ रहा है, तो इस तरह से ऑल्टरनेट लिखकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे कि एपी बन जाए 28, सॉरी 12, 20, 28 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, अच्छा इसमें कितनी टर्म्स होंगी, कोई बताएगा ये कितनी टर्म्स होंगी भैया, कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स होंगी, n-1 टर्म्स होंगी, n-1 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 टर्म्स होंगी भाई, एक कम होगी, और लास्ट में कुछ बचेगा भी ना माइनस का, ऑल्टरनेट माइनस करा है ना, yes लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में आपकी nth टर्म ही तो बचेगी, ये बात समझ में आ रही है भाई, ऐसे है ना, देखो लिख के बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा भाई, ऐसे चल रहा है, यहाँ पर an-1 होगा और यहाँ पर an होगा। अब मुझे पता तो है नहीं nth टर्म लिखनी क्या है, तो मैंने ऐसे ही लिखकर छोड़ दिया सिंबल में, और जब आप माइनस कर रहे हो ऑल्टरनेट तो ऐसे होगा, इसके नीचे इस बार an-1 आ जाएगा और an आगे चला जाएगा, राइट, ये बात समझ में आई। तो जब आपने माइनस करा, आपका माइनस होके ये आएगा लास्ट टर्म, यहाँ पे जो भी आ रही होगी, पता नहीं वो क्या आ रही होगी, हमें नहीं पता, और ये वाली टर्म माइनस में चली जाएगी, क्लियर है। yes sir और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो टर्म्स है जो मैं ब्रैकेट में इनक्लोज करी है, ये पूरा का पूरा एक एपी बन रहा होगा, लेकिन जिसकी कितनी टर्म्स होंगी, n-1 टर्म्स होंगी, क्योंकि पहली वाली टर्म और जो लास्ट वाली टर्म है उनका तो डिफरेंस निकला ही नहीं ना, तो टोटल टर्म्स अगर n थी सीक्वेंस में, तो हमारी ये वाली जो ब्रैकेट में लिखी हुई n-1 टर्म्स होंगी, और ये एपी में है, तो इसका तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, क्या होता है 3 प्लस क्या फॉर्मूला होता है n/2, लेकिन n की जगह इस बार n-1/2 आएगा, ट्वाइस ऑफ a होगा जो कि 12 है, प्लस n-1 होता है तो n-2 हो जाएगा, और इनटू में d कितना है 8 माइनस an, तो जो an हम निकाल नहीं पा रहे थे, अब समझ में आ गया, वो n टर्म निकल गई, ये बात समझ में आई, वो n टर्म यहां से आ गई, क्या 3 प्लस n-1/2, 24 प्लस 8n-16, क्या आ गया, n टर्म आ गई भाई हमारी 3n-1/2, और ये आ गया 8n माइनस का माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 24 माइनस 16 कितना हो गया 8, इसमें से भी भाई 8 कॉमन है, n-1, 8 कॉमन लेकर n+1 डिवाइड बाई 2, 2 से काट दो 4, तो ये आ गया 3 प्लस 4 टाइम्स n-1 n+1, ये क्लियर है सभी को, ये हमारी क्या आ गई, nth टर्म आ गई। अब अगर ये nth टर्म आ गई तो इसको ओपन ही कर लो भाई थोड़ा सा, और क्या आएगा 4 टाइम्स n² माइनस का 4 टाइम्स 4 ही आएगा, बस a² माइनस b² की प्रॉपर्टी लग गई, 4n² माइनस 4 और प्लस 3, तो ये तो हो गया सॉल्व करके, 4n² माइनस का 1 आ गया। अगर nth टर्म पता लग गई तो फिर अब सम तो बहुत ईजी है, फिर वही क्या करना है बेसिकली, समेशन ही तो करना है, 4 बाहर निकाल कर n² का समेशन और 1 का समेशन, दोनों के फॉर्मूले पता है तुम्हें, क्लियर है। yes sir तो एक तो हमने करा अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसमें r से मल्टीप्लाई करते थे, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि उसमें r से मल्टीप्लाई करके माइनस करते थे। फिर स्पेशल सीक्वेंस में हमने क्या करा,
हमने देखा 2 एपी हैं तो उनकी एनेट टर्म निकाल के अलग-अलग हमारी एनेट टर्म आ जाती थी। हमारी एनेट टर्म जो होती थी वो उसका लाइक समेशन का फॉर्मूला लगाकर सम आ जाता था। सर अच्छा तो हाँ, बोलो। सर इस वाले ये वाला क्वेश्चन एक अल्टरनेटिव मेथड से भी हो गया, ये अल्टरनेटिव मेथड्स अल्टरनेटिव मेथड से भी हो गया, जो आपने टर्म्स दी थी ना, हाँ, जैसे हाँ, 3 15 35, हाँ, उसको हाँ, वैसे लिख सकते हैं 1 into 3, फिर 3 into 5, फिर 5 into 7। हाँ, तो ये हाँ, वैसे मैंने क्वेश्चन अभी होते हैं अभी तो मैं वैसा एक आपने और कहा। तरीका भी बता दूंगा। हाँ, होने को तो बहुत तरह से हो जाएगा, एक और तरह से भी हो जाएगा। अभी एक और बताता हूँ, इसको बोलते हैं एक्चुअली, इसको क्वाड्रिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक सीक्वेंस। अब इसका नाम बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। पर ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक होता है ना टिपिकल मेथड है, मतलब इस तरह से करोगे। अभी जैसे एपी बनी, जब मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो हमेशा क्या निकल रहा है, एपी में आ रहा है, तो आपको पता लग गया। अच्छा, फिर जीपी में भी आ सकता था, ये वाला जो डिफरेंस है जो एपी में आ रहा था, ये जीपी में भी हो सकता था। तो ये वाला जो मेथड है, आपको याद रहेगा कि जब भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस एपी या जीपी में आ रहा हो, तो ये वाला मेथड जो है टिपिकल, ये याद रखना है। अब जो मैं ऑल्टरनेटिव मेथड कहोगे वो भी बता दूंगा, एक और भी बता दूंगा, तो वो भी बता दूंगा, लेकिन ये कम से कम याद रखो कि भाई ऐसे माइनस करते थे, ठीक है, एन टर्म निकालने के लिए। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि ऑल्टरनेटिव मेथड, इसको फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो, मैंने बोला इसको क्वाड्रिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। अगर आपका सेकंड टाइम में डिफरेंस सेम आ रहा हो ना, तो ये वाला जो सीक्वेंस है इसकी एनेट टर्म, इसको बोलते हैं क्वाड्रिक सीक्वेंस। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, क्वाड्रिक प्रोग्रेशन भी बोल देते हैं कि ए एन ऐसा होता है कुछ, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, मतलब जो एनेट टर्म होगी ना वो पक्का ऐसी आएगी। क्वाड्रिक जैसे एक्सप्रेशन होता था ना, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ऐसा ही आता है हमेशा। देख लो, तुम्हारा यही आ रहा था ना एनेट टर्म, देखो ये रहा, जिसमें क्वाड्रिक में आपको याद होगा ए जीरो नहीं होता, बस बी और सी हो सकते हैं जीरो, ठीक है। तो अगर मुझे इतना नहीं करना, तो डायरेक्टली फिर मैं ये कैसे निकालूं कि 4n स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो मैं ऐसे सोच सकता हूं कि मुझे ये तो पता लग गया कि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। हिंट क्या है? अगर सेकंड टाइम में डिफरेंस आपका सेम आना स्टार्ट हो जाए, तो ये समझ जाना कि ऐसा ही सीक्वेंस है जिसकी एनेट टर्म an स्क्वायर प्लस bn प्लस c की फॉर्म में होगी। अगर a b c निकल जाते हैं कोएफिशिएंट, तो फिर एनेट टर्म निकल जाएगी, और एनेट टर्म आ गया तो फिर सम आ जाएगा। तो मैं कैसे निकालूंगा? फर्स्ट टर्म क्या थी भाई, मुझे तो डायरेक्टली पता है, फर्स्ट टर्म 3 थी, तो n की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आएगा, a प्लस b प्लस c आएगा। अच्छा, सेकंड टर्म क्या थी? सेकंड टर्म 15 थी, तो 2 पुट करके क्या आएगा, 4a प्लस का 2b प्लस c। अच्छा, थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म थी 35, तो थर्ड टर्म के लिए 9a प्लस 3b प्लस c। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, अगर मैं c की वैल्यू यहां से निकालकर 3 माइनस ए माइनस बी इन दोनों में पुट करता हूं, तो क्या आएगा, 4a प्लस 2b प्लस का 3 माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा 9a प्लस 3b माइनस प्लस का 3 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 15 इक्वल टू 35। तो मुझे बताओ, यहां से इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकल जाएगा, तो ये तो Yes. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन गई, तो ए और बी निकल जाएगा, और सी की वैल्यू ऊपर से आ जाएगी। तो जब ए बी सी निकल गया, जब वैल्यूज आप पुट करोगे सॉल्व करके, यही आएगा 4n स्क्वायर माइनस 1, मतलब b जीरो आ रहा होगा, c की वैल्यू माइनस 1 आ रही होगी, और a की वैल्यू 4 आ रही होगी। क्लियर है? Yes. तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इजी हो गया, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। तो हिंट क्या है? हिंट ये है कि भाई क्वाड्रिक सीक्वेंस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा सेकंड डिफरेंस सेम आएगा। तो आप इस तरह से कर लो, और जो इन्हें ऊपर वाला करा है वो तो ऑलवेज अप्लाई होगा ही, हमेशा ही ठीक रहेगा, तो ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे ने कहा कि एक और तरह से हो गया अल्टरनेट मेथड से, हाँ बिल्कुल। अगर आपको इस समझ में आ जाता है कि भाई दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई करके एक अर्थमेटिक और एक ज्योमेट्रिक कुछ बन रहा है, या दो एपी बन रही है, तो वैसे भी हो सकता है। हाँ बेटा बोलो, कैसे करा था तुमने, बोलो। 3 15 35 63, क्या करा तुमने? सर 3 को 1 into 3 मान लो। अच्छा, ये तो कुछ ऐसा, 3 को क्या मान ले, 1 इंटू 3 3 मान को लो, 1 into 3, नेक्स्ट को 15 को 2 3 इंटू 5 into है ना, 5। फिर नहीं सर, 3 into 5। हाँ 3 इंटू 5, सॉरी, हाँ समझ में आ गया, ऐसे भी बन जाएगा भाई। 3 इंटू 5 ये हो गया आपका 5 इंटू 7, फिर बन जाएगा 7 इंटू 9। हाँ बिल्कुल, ये एक एपी बन गई, और ये एक एपी बन गया ना, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो पेपर में जब ऐसे दिया होता है 1 इंटू 3 3 इंटू 5, तब तो समझ में आ जाता है कि एक एक दोनों के एनेट टर्म निकाल सकते हैं। पर 3 15 35 63 ये तो ईजी था, जैसे तुमने प्रिडिक्ट कर लिया कि सर ऐसे लिख सकते हैं। मैंने जो मेथड बताया उससे तो ऑलवेज वर्क करेगा, वो वाला मतलब टिपिकल हो गया कि भाई अगर पता ही ना लग रहा हो आपको कि ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कई बार होता है ना माइंड चलता ही नहीं है कितना कि कैसे लिखें इसे, तो फिर नहीं कर पाओगे। तो फिर वो मेथड जो मैंने बताया स्टार्टिंग वाला, वो ऑलवेज वर्क करेगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एक और मैंने ऑल्टरनेटिव क्वाड्रिक वाला भी बता दिया। तो इतने सारे मेथड समझ लो, लेकिन एक चीज परफेक्ट अच्छी तरह से कर लो कि भाई हाँ, ये पहले वाला जो मेथड बताया वो परफेक्ट होना चाहिए, कि हाँ भाई पता है कि कैसे लिखना है, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है, पेपर में माइंड कंफ्यूज होता है कि कैसे करें कैसे नहीं। मेथड सारे सीख लो, लेकिन एक चीज परफेक्ट कर लो अच्छी तरह से। क्लियर है सभी को?
Yes, sir. अब जैसे मैंने बोला कि जो दो डिफरेंस था कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो एपी में आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता था कि भी जीपी में आ जाता, जैसे मान लो ऐसा आ जाता 5 7 13 31 85 डॉट डॉट डॉट, इसका सम निकालना है कहाँ तक, फिर वही एन टर्म्स तक, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले नोटिस करा इनका डिफरेंस कितना आएगा, फर्स्ट डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं, फर्स्ट डिफरेंस आएगा 2, फिर पहला 2 आया, फिर 6, फिर कितना आ रहा है 18, फिर नेक्स्ट 31 और 85 का कितना हो जाएगा भाई 54, राइट। अच्छा, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है ये क्या बन गया, ये तो क्या बन गई भाई जीपी बन गई, क्योंकि 2 6 डिवाइड बाय 2 करोगे 3 आएगा, और 18 डिवाइड बाय 6 करोगे वो भी 3 आएगा, 54 डिवाइड बाय 18 भी 3 आएगा, राइट, क्लियर है। Yes. तो जब जीपी बन गया, मैंने बोला था या तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा होगा, एपी में आ रहा होगा या जीपी में आ रहा होगा, तो फिर क्या करना था, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था ऑल्टरनेट लिख देना, मतलब एस इक्वल टू ऐसे लिख देना, 5 यहाँ पर लिख देना, 7 यहाँ पर, 13 यहाँ पर, 31 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और माइनस कर देना, जब माइनस करोगे इसमें से इसको तो क्या आएगा 0 इक्वल टू 5 प्लस 7 माइनस 5 करोगे कितना आएगा 2 6 18 कितना आएगा 54, ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा। और मैंने कहा था ये टोटल टर्म्स कितनी होंगी n-1 टर्म्स होंगी, और लास्ट में मैंने कहा था माइनस an बचेगा, राइट, यही होगा ना, Yes, sir. ठीक है। ये माइनस an क्यों लिखा है, n-1 टर्म्स क्यों बोली है मैंने, बेटा समझ में आ गया जो मैंने पहले पीछे बताया था इससे पहले वाले में, Yes, sir. ठीक है। तो n टर्म यहां से निकल जाएगी ना, 5 प्लस 2 6 18 डॉट डॉट डॉट, ये n-1 टर्म्स है, तो इनका सम का मुझे फॉर्मूला तो पता ही है, 5 को इंक्लूड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 5 को इंक्लूड करके जीपी नहीं बनेगा, तो 5 को बाहर ही रखो, तो क्या आएगा जीपी, सम क्या होता था a r की पावर n यानी है n-1 -1 डिवाइड बाय r-1, यही होता था ना, तो ये 2 और ये 2 तो कट गया, क्या आ गया 3 की पावर n-1 और 5 -1 होगा कितना 4 प्लस का, ये आ गया, ये आपकी nth टर्म आ गई, तो जी फिर इसका सम जब करोगे तो क्या आएगा, समेशन ऑफ 3 की पावर n-1 प्लस 4 का समेशन, 4 का समेशन तो 4n हो जाएगा, क्योंकि n टर्म्स लेनी होती है हमें। अच्छा, अब n-1 टर्म्स नहीं होगी, जब s निकाल रहे हो तब तो n टर्म्स तक का ही सम निकालना है, तो अच्छा ये इसका क्या आएगा सम बताएगा कोई, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर n तक जाएगी, तो कैसे लिखेंगे इसे, जब 1 लोगे तो क्या आएगा, जब 1 लोगे तो क्या आएगा, 1 लेने से आएगा 3 के 0, 3 के 0 आएगी 1, अच्छा फिर 2 लोगे तो आएगा 3, फिर आएगा 3 स्क्वायर डॉट 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 3 के n-1, ऐसे आएगा ना। Yes, sir. तो ये खुद एक जीपी है, तो इसका भी सम मुझे पता है क्या होता है 1 r की पावर, अच्छा इस बार पावर n आएगी, r की और n क्योंकि n टर्म्स है, -1 डिवाइड बाय r-1 प्लस का 4 है, क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी n टर्म्स ले रहा हूँ, कभी n-1 टर्म ले रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से लेना है कि हो क्या रहा है, कुछ बच्चे यहीं पर ही गड़बड़ करते हैं, मतलब n की जगह n-1 ले लिया, n-1 की जगह n, वो ध्यान से समझा ही नहीं, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। किसी को पूछ लो बेटा अगर डाउट हो तो यहाँ तक क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चले आगे। Yes, sir. अच्छा, अब आता है मान लो कुछ ऐसा आ गया, एक होता है जैसे हमने सम करा, या तो एपी बन गया या जीपी बन जाएगा माइनस करके, मतलब पूरा का पूरा कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा एपी या जीपी, कैंसिलेशन हो जाएगा, कैसे, सम ऑफ सीरीज बाय कैंसिलेशन मेथड। अब ये कैसा आएगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो ऐसा लिखा है सम निकालना है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक। अब कोई कहेगा सर इसकी n टर्म तो पता लग गई, हाँ वो तो इजीली पता लग रही है, 1 डिवाइड बाय क्या 1 2 3 डॉट डॉट n तक, तो इसका सम भी मुझे पता है कितना होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ गया n प्लस 1, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। अब नीचे जो आया n इंटू n प्लस 1, अगर ये ऊपर होता न्यूमरेटर में होता तब तो मैं n स्क्वायर का समेशन जो उनके n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है वो और n नेचुरल नंबर के सम का समेशन यूज करके सॉल्व कर लेता, पर डिवाइड में जब लिखा होता है तब उसका फॉर्मूला थोड़ी ना है, मेरे पास इसका फॉर्मूला थोड़ी ना है कि 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, इसका तो कोई सम नहीं होता ना डायरेक्ट, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, डिवाइड में अगर लिखा हो न्यूमरेटर में हो तब तो है, लेकिन अगर डिवाइड में ऐसे आ रहा हो तब तो नहीं बता सकते हम कि क्या आएगा इसका सम, तो फिर क्या करेंगे, अब इसको उस मेथड से तो कर नहीं सकते कि n नेचुरल नंबर का सम ले लिया या उनके स्क्वायर का सम ले लिया, तो फिर क्या करेंगे, अब क्या करते हैं
ये जो लिखा हुआ है ये स्प्लिट करते हैं दो फ्रैक्शन में, दो फ्रैक्शन पार्ट में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे अभी मैं लिख के दिखा दूंगा तो मैं ऐसे कहूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे 1/n माइनस 1/n+1 ऐसे लिख दो। तो देखना क्या आएगा इसका आंसर सॉल्व करके। इसका आंसर आएगा n+1, n+1 ऊपर जाएगा माइनस n से n कट जाएगा, ये आ गया 1/n×n+1। अब कोई बच्चा कहेगा सर ऊपर तो 2 लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, तो मैं 2 बाहर निकाल देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये क्लियर है। मैंने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स ब्रैकेट में 1/n माइनस 1/n+1 है ना, ये ठीक है। क्लियर है? Yes. Yes. कोई क्वेश्चन बच्चा पूछ Yes. सकता है कि सर आपको कैसे पता लगा, आपको कैसे पता लगा कि सर ऐसे ही लिखना है, तो इसको बोलते हैं बेटा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। मतलब बुक्स वगैरह में भी देखोगे, कहीं और पे देखोगे तो उन्होंने डायरेक्टली बस ऐसे कन्वर्ट करके लिख दिया होगा, और तुम सोचोगे हमें कैसा पता लगेगा, कभी मतलब ऐसे कभी 2 बाहर आएगा, कभी नहीं आएगा, बीच में फ्रैक्शन जो लिखे हैं उसमें 1/n+1 पहले क्यों नहीं लिखा, 1/n कैसे पता लगेगा कि पहले लिखना है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। मतलब इसको मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि कैसे पता लगता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी से भी पता लग जाएगा। तो कैसे करते हैं, मान लो हमारा आया था 2/n+1 ऐसा आया था, तो मैंने इसको मान लिया कि मैं इसको 2 पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ ऐसे, a/n प्लस b/n+1, जिसमें a और b क्या है, कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैंने एलसीएम लिया, तो क्या आएगा n+1, ऊपर आएगा an प्लस b के साथ क्या आएगा n प्लस, अच्छा सॉरी a के साथ आएगा n+1, a के साथ आएगा n+1 और b के साथ आएगा n। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। Yes. अब मुझे a और b तो पता करना है कि भाई ऐसे लिख सकता हूं अगर मैं, तो फिर a और b क्या होगा। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ एलसीएम लेकर देखा कि तो कट आउट हो गया, तो 2 मस्ट बी इक्वल टू क्या, a टाइम्स n+1 प्लस b। यहाँ तक ठीक है। Yes. अब मुझे ए और बी कंपेयर करना है, तो तुम्हें इतनी तो बात पता होगी यार कि भाई एन का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, और कांस्टेंट टर्म सिर्फ ए आएगी, राइट। अब आपको पता है कि अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूं तो लेफ्ट साइड पे कुछ ऐसे लिख प्लस ए, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और ए की वैल्यू डायरेक्टली बोल सकता हूं क्या होगी, कांस्टेंट जो कि 2 है ना। तो अगर ए 2 है तो बी कितना आ गया, -2, क्योंकि a प्लस बी 0 है। तो जब a की वैल्यू पता लग गई और b की वैल्यू पता लग गई, तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ था 2n टर्म ऐसी आई थी ना, 2/n×n+1, उसको मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था a/n और b/ क्या लिखा था, n+1। तो जब a की वैल्यू 2 आई है तो 2/n, और -2/b की वैल्यू -2 आई है तो 2/n+1, और 2 कॉमन लेकर क्या लिख दिया, 1/n माइनस 1/n+1, ये लिखा था मैंने। Yes. तो जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, मैंने कहा था भाई देखो ऐसे हो जाता है, तो वो जो मैंने डायरेक्टली लिखा था वो ऐसे आया, समझ में आ गया। Yes. मेथड का नाम क्या है, Partial fraction. पार्शियल फ्रैक्शन। ये तो तुमने यार इंटीग्रेशन में सीखा, Partial ये तो इंटीग्रेशन में सीखा होगा तुमने, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं fraction. है ना, ये तो हमने करा हुआ है ना भाई कि कैसे करते थे ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, अब तुम्हें ये दिख गया कि n जो है ना वो 2 फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन में से फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो तो पॉजिटिव है 1/n, दूसरे वाला नेगेटिव है। तो अब मैंने ऊपर बोला था, अब ऐसे वाले सीक्वेंस में क्या होगा, कैंसिलेशन मेथड यूज होगा। मतलब क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे तो ऑल्टरनेट टर्म्स पता है क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे, देखो हमारी n टर्म हमें पता लग गई है, क्या ये 2 टाइम्स 1/n माइनस 1/n+1। चलो अब अगर सम करेंगे तो कैसे लिखेंगे, समेशन करूंगा किसका, an का 1 से लेकर n टर्म्स तक है ना। तो कोई बताएगा, 2 तो बाहर रखो, सबसे पहले 2 को बाहर रख दो, समेशन करने हैं 1/n माइनस 1/n+1 का। ठीक है, कोई बताएगा पहली टर्म कैसे लिखी जाएगी, पहली टर्म क्या आएगी भाई, पहली टर्म के लिए n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1/1 माइनस 1/2 है ना, n 1 के लिए। अच्छा सेकंड टर्म के लिए क्या करोगे, 1/2 आएगा माइनस 1/3 आएगा, फिर 1/3 माइनस 1/4 आएगा, 1/4 माइनस 1/5 ऐसे आएगा ना। ठीक है भाई, अच्छा अब नोटिस करो इन सभी टर्म्स को आपको क्या करना है, क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है ना। जब ऐड करोगे तो ये बात समझ में आ रही है, देखो ये कट रहे हैं, आ रहा है समझ में। Yes. ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको पेपर में नहीं लिखना, आपको तो समझ जाना है कि एक तो पहली टर्म बचेगी, और जो लास्ट टर्म होगी वो कैसे लिखी होगी, ऐसे लिखी होगी ना, 1 क्या होगा बताओ, जो लास्ट टर्म होगी उसमें क्या आएगा, n होगा और माइनस 1/n+1, राइट, यही होगा ना।
और इससे पहली वाली टर्म क्या होगी, इससे पहली वाली टर्म में यहाँ 1/n होगा, यहाँ पर 1/n-1 होगा, राइट, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो 1/n लिखा हुआ है वहां पर एक कम होता है और माइनस वाले में ज्यादा है, तो ये भी कट गया ना, ये समझ में आया। तो क्या बचा, सिर्फ पहली टर्म बची, सिर्फ पहली टर्म बची और सिर्फ लास्ट टर्म, मतलब इसका सम तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया, क्या 1 माइनस 1/n+1, इसको सॉल्व करोगे तो n+1 -1 n+1, ये आ गया हमारा n/1। ये सम हो गया। और अगर वो तुम्हें कह दे कि भाई 30 टर्म्स तक का सम फाइंड करो, तो अब इसमें बस n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 30 पुट, ठीक है भाई। जब एक चीज गड़बड़ होगी, इसमें 2 भी तो था, मैंने 2 को तो बाहर छोड़ लिखा ही नहीं, तो भाई 2 भी था सब पूरे के साथ, यहाँ पर 2 भी लिख देना, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 2n डिवाइड बाय n+1। समझ में आया ऑल्टरनेट टर्म्स कैसे कटी सभी को? Yes, sir. एक बार जो किसी का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को। तो मान लो ऐसा आ गया, बताना ऐसे कुछ आ गया 1/1 + स्क्वायर + 1 या 4, फिर 1/2/1 + 2 का स्क्वायर + 2 किया और 4 + 3/1 + 3 का स्क्वायर + 3 किया, ऐसे चल रहा है। तो बताएगा बेटा इसकी nth टर्म क्या होगी, पहले इसकी nth टर्म बता दो क्या होगी। इसकी nth टर्म क्या आएगी, 1 2 3 न्यूमरेटर में ऐसे चल रहा है तो n होगा ऊपर, नीचे क्या आएगा, 1 + n² + n की पावर 4, राइट, ऐसा आएगा, ठीक है, 1 + n² + n⁴। अब नीचे वाला जो लिखा होता है वो फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाकर उसको स्प्लिट करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले नीचे वाला फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, पर ये तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है किसी का, ना ही इसका कुछ फैक्टराइज हो सकता है। ये तो ऐसा लिखा हुआ है a² + a + 1 का स्क्वायर, तो 2 होता तो हो जाता परफेक्ट स्क्वायर। फिर क्या करूं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे कर दूं, n² का स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, 2ab + 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स्ट्रा हो जाएगा क्या, n², तो एक n² माइनस कर देता हूं क्योंकि मैंने 2 लिख दिया, तो एक n² माइनस करना पड़ेगा इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए। तो क्या बन गया, n² + 1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, इसमें a² - b² की प्रॉपर्टी लगा दो, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब पेपर में करना ना पड़े तो ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टराइज फॉर्म है, याद रखना, n की पावर 4 + n² + 1, डायरेक्टली याद रख लो ये होता है, ताकि इतना पेपर में करना ही ना पड़े, सोचना ना पड़े तुम्हें। ये वही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइज फॉर्म है, मतलब जो तुमने पॉलिनोमियल्स के फॉर्मूले 8th 9th क्लास में पढ़े होंगे, a + b होल क्यूब, a³ - b³, a4 - b4, है ना, बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, उसमें से फैक्टराइज का ये वाली आइडेंटिटी भी इंक्लूड कर लेना, याद रख लेना, ताकि ये जो मैंने करा है प्लस और माइनस n², ये तुम पेपर में सोचना ना पड़े, ठीक है, क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो अब तुम्हारा ये नीचे 2 फैक्टर बन गए तुम्हारे, मतलब एक हो गया n² + 1 + n और एक हो गया n² + 1 - n। तो फिर मैं वही करूंगा, क्या दोबारा भाई, a के नीचे एक बार मान लूंगा n² + n + 1 और एक बार b के नीचे मान लूंगा n² + 1 - n, और इक्वल टू मैं कह रहा हूँ किसके इक्वल है, n/n² + 1 + n, और एक बार मल्टीप्लाई में n² + 1 - n। फिर वही दोबारा दोनों साइड पे क्या करूंगा, एलसीएम लेकर a और b के मतलब जो कोएफिशिएंट है n² का, n का और कांस्टेंट का, वो कंपेयर करूंगा, और n की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू नहीं सॉरी, a और b की वैल्यू निकल आएगी। तो a और b की वैल्यू मान लो सॉल्व करके कुछ भी आती है सॉल्व कर दोगे, और फिर दोबारा वही जो मैंने अभी करा कैंसिलेशन मेथड वाला, वो अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो तुम यार उसमें कर चुके हो, इसमें a की वैल्यू आएगी तुम्हारी 1 आएगी और b की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो जब a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, तो इसको मतलब मैं ऐसे लिख लूंगा, इसे जो nth टर्म थी वो ऐसे लिखी जा सकती है, 1/n², अच्छा 1/2 आएगी, सॉरी 1/2 - 1/2, तो 1/2 को तो पहले बाहर ही निकाल दो, 1/n² + n + 1 माइनस का 1/n² + 1 - n, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर मैंने कहा था जब सम निकालोगे तो पहली टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, ऑल्टरनेट टर्म्स क्या होंगी, कैंसिल आउट होती रहेंगी, तो इसका सम डायरेक्टली लिख दूं, क्या आएगा, पहली टर्म बताएगा कि क्या आएगा, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सम में क्या आएगा, n का स्क्वायर + n + 1 कितना होगा, 1 का स्क्वायर + 1 + 1 कितना हो जाएगा भाई,
1/3 आएगा। अच्छा इसमें ना ए और बी की वैल्यू चेक कर लेना, मैंने शायद मेरे ख्याल से शायद मैंने गड़बड़ कर दी, शायद ए की वैल्यू आएगी -1/2, बी की वैल्यू 1/2 आएगी। बाकी समझ में आ गया? कर लोगे? ये करके बताऊं? सर कर लेंगे। कर लोगे ना? ठीक है। मैंने जो ए और बी की वैल्यू लिखी है शायद वो गड़बड़ लिखी है मैंने, ये नहीं आएगी, देख लेना एक बार निकाल के। तो जो भी आएगा उसके बाद जो मैंने अभी करा वो कैंसिलेशन वाला वैसे ही होगा। मतलब पता है क्या होगा, बेसिकली ये लिख के नहीं दिखाना आपको, ये तो मैंने पेपर में लाइक लिखना नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। मतलब पहली वाली टर्म बचती है, बाकी सारी ऑल्टरनेट टर्म्स कट जाती हैं और लास्ट टर्म बचती है, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। चलो एक पेपर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड करते हैं। मान लो क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ है, अच्छा लॉगरिथम की सारी आइडेंटिटीज याद है सभी को? यस तो मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, सम ऑफ एस निकालना है फॉर n इक्वल टू 20 टर्म्स, 20 टर्म तक का सम निकालना है और सीक्वेंस कुछ ऐसा दिया हुआ है, s इक्वल्स टू log √7x प्लस log क्यूब √7x प्लस log 4th √7x प्लस डॉट डॉट डॉट, कितनी टर्म्स हैं? 20 टर्म्स हैं, इनका सम निकालना है। अच्छा सम नहीं निकालना, सम दे रखा है, कितना है? 460। आपको x की वैल्यू निकालनी है, x कितना होगा? तो x निकालने के लिए सबसे पहले हमने देखा ये जो log वाली सीरीज लिखी हुई है इसका क्या करें भाई? सबसे पहले बेस सबका सेम है क्या? नहीं है ना सेम, बेस सेम नहीं है। पहले जब तक बेस सेम नहीं होगा तो वैसे तो मुझे पता है log अगर बेस सेम होता है तो log m प्लस log n क्या होते हैं? log mn बन जाता है, पर वो तभी लिख सकते हो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होगा। तो बेस सेम कोई बताएगा कैसे करें? बेस सेम करना होगा पक्का, पहले ये तो समझ में आ ही रहा है। किसी को आइडेंटिटी याद आ रही है? log a की पावर अगर b है और x की पावर y है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? y अपॉन b log a बेस x, ऐसे लिख देते हैं। मतलब ये वाला y जो होता है ये तो आगे आ जाता है और जो बेस में पावर लिखी होती है वो डिवाइड में चली जाती है। ठीक है, क्लियर है? यस तो ये आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए। ये पता है पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है? नहीं पढ़ी हुई तो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, क्योंकि मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं अभी, सबके प्रूफ है, मतलब लॉजिकली आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं कहूँ इस बिना फॉर्मूले इसके भी करो तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला याद है तो बहुत जल्दी हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो लिख लो, ये काम आएगी। मैंने क्या बोला? जो बेस की पावर लिखी होती है वो डिवाइड में आती है बाहर, और जो एक्स की पावर लिखी है जिसको भी मतलब हम ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं जिसका, उसकी पावर न्यूमरेटर में आएगी, बस इतना याद रख लो। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये अगर याद हो गई तो फिर मैं ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x 7 लिखा हुआ है उसका मतलब हाफ पावर है उसका। फिर नेक्स्ट में लॉग में बेस में क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है, तो वो 1/3 है, तो वो पावर कहाँ आएगी? डिवाइड में आएगी ना सबकी। तो कैसे लिख सकता हूँ उसे? तो इस सम को मैं क्या लिख सकता हूँ? log 7x और आगे क्या लिख दूं बताओ? मल्टीप्लाई में क्या लिख दूं? जो पावर हाफ है मैंने कहा डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करके वो जो हाफ होगा वो तो 2 बन जाएगा ना ऊपर जाकर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा ना, फिर 4 बन जाएगा, फिर 5 बन जाएगा, फिर ऐसे ही है ना, ऐसे ही चलेगा ना। यस देखो ऐसे आया, देखो 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 मैंने ऐसे करा है, यही तो करोगे आप। जो पावर थी x की तो कोई पावर लिखी नहीं हुई तो वो तो कुछ आएगा नहीं उसका आगे, लेकिन जो 7 की पावर है, बेस की पावर है हाफ, वो उससे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड जब हाफ से करोगे तो 2 बन जाएगा, क्यूब रूट 1/3 से डिवाइड करोगे तो 3 बन जाएगा, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैंने देखा कि अभी भी बेस तो सेम हो गया, लेकिन ये जो नंबर आगे लिखा हुआ है 2 3 ये हटाना पड़ेगा, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख दिया, log 7x² x³ x4, ऐसे आएगा ना ये? ठीक है, यस सर। क्योंकि प्लस में क्या होता है? log मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह से, log m इंटू n अगर लिखा हुआ है तो log m प्लस log n लिख सकते हैं, और जो पावर स्क्वायर था वो x की पावर रेज कर दिया हमने। अच्छा अब ये क्या बन गया? ये तो x की पावर एक सीक्वेंस नहीं बन गया ऐसे कि भाई x की पावर 2 3 4 है ना, ऐसे चलेगा ना। कितनी टर्म्स होंगी टोटल? n कितना लेना है? 20 लेना है ना, 21 और इक्वल टू क्या दिया बता? इक्वल टू दिया था 460, ये 460 दिया हुआ है। तो log 7 बेस x की पावर बता दो ऊपर क्या लिखूं? 20 टर्म्स का सम, ap का 20/2
ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 करोगे 19 इंटू डी, डी कितना है 1, तो ये आएगा, क्या आ गया, log 7 बेस x की पावर कितना, ये 10 हो गया, तो 10 इंटू क्या आ गया 4 प्लस 19 कितना हो गया भाई, log 7 बेस x की पावर कितना लिख दूं, 19 प्लस 4 कितना हो गया 23, 230, 460, यहां तक ठीक है बेटा। Yes, sir. अब Yes, क्या sir. करें, अब क्या करें, अब आपको पता होगा जब log हटाते हैं तो कैसे हटाते हैं, याद है, बताओ क्या लिख दूं, x to the power 260 equals to log 7 हटाने to से the पहले, power log हटाने से पहले ऐसे कर दें, ये जो बड़ी सी पावर लिखी है इसको आगे लिख दो, तो भाई 230 log 7 बेस x ऐसे लिख दो 460, ताकि कट जाए, कितना आ गया 2, तो log 7 बेस x इक्वल टू 2 आया, तो अब x की वैल्यू होगी 7 का स्क्वायर, कितना आ गया आंसर 49, क्लियर है, Yes, sir. समझ में आया, ठीक है। तो लॉग की आइडेंटिटीज भी, मतलब ये जो मैंने बोले ना बेसिक आपको याद होनी चाहिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया, लॉगरिथम की आइडेंटिटीज हो गई, तो मैंने पहले भी बोला था बेटा फॉर्मुलाज कॉन्सेप्ट अपने लर्न करो अच्छी तरह से, एक मैंने बोला था एक रजिस्टर ऐसा बनाओ जहां पर तुम्हारे सारे फॉर्मुले कॉन्सेप्ट लिखे हो, जहां से देखकर आप बार बार रिवाइज कर सको, रिकॉल कर सको, ताकि वो माइंड में, अगर माइंड मैप क्रिएट रहेगा कि क्या था, तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझ में आएंगे करना क्या है, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. तो जितने भी आज मैंने कराया अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, स्पेशल सीक्वेंस कराया, सम ऑफ एन टर्म्स, उनके स्क्वायर का सम, उनके क्यूब का सम लेकर कैसे करते हैं, फिर हमने करा कि अगर डिफरेंस एपी में आ रहा है या डिफरेंस जीपी में आ रहा है तब कैसे करना है, और एक लास्ट करा वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला, कैंसिलेशन मेथड वाला, तो ये स्पेशल वाले हो गए स्पेशल सीक्वेंस, और उससे पहले एपी जीपी और एचपी अपना ये रिवाइज करो बेटा, ठीक है, Yes, sir. चलो थैंक यू ऑल, Thank you, Thank you, sir. sir. मीटिंग एंड नहीं कर, मैं पॉज कर देता हूँ।